गुड इवनिंग ऑडियंस। गुड इवनिंग। रोज की तरह आज हम फिर से हाजिर हैं और नए डॉक्टर और नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो डायबिटीज रहेगा। बहुत आजकल कॉमन हो चुका है, एक लाइफस्टाइल डिजीज बन चुका है कि हर पेशेंट आके बोलता है डायबिटीज है, शुगर है। दवाइयां भी खुद से ढूंढ के लेके आते हैं, मैनेजमेंट भी खुद से ढूंढ के लेके आते हैं। फिर भी आते हैं कि हाँ जी डायबिटीज है, आप कुछ कर सकते हैं कि नहीं। एक समय था जब होम्योपैथी को वो समझते थे कि डायबिटीज में होम्योपैथी का रोल नहीं है। लेकिन आज लोगों में ये हो चुका है कि नहीं, कि डायबिटीज में अगर होम्योपैथी हेल्प करती है तो कितना हेल्प करेगी, कैसे हेल्प करेगी। तो आज इसी टॉपिक को लेके आगे बढ़ रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से डॉक्टर रोली प्रेमलानी। वेलकम डॉक्टर रोली। नमस्ते मैम, थैंक यू। चलिए, तो जैसे कि मैम ने अभी बताया कि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बन गया है। आई थिंक इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज इन द वर्ल्ड। इंडिया में ही डायबिटीज के सबसे ज्यादा पेशेंट हैं। तो आज हम लोग इसी चीज पे डिस्कस करेंगे कि एक डायबिटीज का पेशेंट जब हमारे पास ओपीडी में आता है तो हमें उसको कैसे एग्जामिन करना है, क्या क्या उसमें देखना है, कौन कौन से ऑर्गन्स को हमें लेके चलना है जहां हमें पता होगा कि ये ऑर्गन्स जो हैं डेफिनेटली उनके अफेक्टेड रहेंगे। और स्टेजेस क्या है डायबिटीज की, कहाँ अगर हमारे पास कोई पेशेंट इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टेज में आता है या फिर प्री डायबिटिक स्टेज में आता है तो हम कहाँ से उसको इनिशियली से ही हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि वो डायबिटीज में लैंड अप ना करे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डायबिटीज, चीनी। आखिर ये चीनी इतनी घातक क्यों है? क्योंकि चीनी जो कि शुगर हमारे ब्लड में घूम रही है, ये हर ऑर्गन को कहीं ना कहीं आके इफेक्ट कर रही है। जैसे ही हम कुछ खाते हैं हमारे सबसे पहला हमारी बॉडी में इमिडिएटली इंसुलिन हार्मोन निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब पहले वाला समय नहीं रहा है कि एक फिक्स्ड रेगुलर इंटरवल्स हो खाने के लिए। यहाँ पे हर आदमी हर घंटे कुछ ना कुछ मुंह में डाल ही रहा है और एवरी टाइम इंसुलिन बन ही रहा है। इंसुलिन इनिशियली हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा होता है। जब भी पेशेंट लैंड अप करता है डायबिटीज टाइप 2 में, वो इंसुलिन कम होने की वजह से नहीं लैंड अप करता है, वो कहीं ना कहीं अपनी ईटिंग हैबिट्स की वजह से लैंड अप करता है। सर आवाज आ रही है? हाँ, ओके। Am I audible? Yeah, Dr. Rowley, you're audible. Okay. So now let's start with the first stage, that is insulin resistance stage. What is this stage? And if we have someone in OPD with this stage, what are the sign and symptoms we can get in these patients? इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टेज इज अ वेरी इनिशियल स्टेज जहां पे अगर हम HbA1c, FBS या PPBS चेक कराएंगे पेशेंट का तो हम कभी भी पकड़ नहीं पाएंगे कि उसको डायबिटीज है, क्योंकि इस स्टेज में उसकी शुगर जो होगी बिल्कुल नॉर्मल होगी। जो हमारे पास कुछ जनरल सिम्टम्स उसको देखने के मिलेंगे वो होगा वो बहुत ओबीस है, बहुत ज्यादा खा रहा है, वेस्ट लाइन 40 या 40 से ऊपर है उसकी। अपार्ट फ्रॉम इट कुछ पेशेंट्स में देखा गया है कि एकनोथिस निग्रेंस यानी कि नेक पे काला होना या आर्मपिट्स में काला होना, एल्बो जॉइंट्स में कालापन होना। तो दिस इज द प्री डायबिटिक्स इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टेज, नॉट इवन प्री डायबिटिक। इसमें होता क्या है कि पेशेंट खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, इंसुलिन भी बनता जा रहा है बॉडी में। नाउ एक सेल्स की एक कैपेसिटी होती है, एक टाइम के बाद सेल्स रेजिस्ट कर लेते हैं कि हम और इंसुलिन नहीं लेंगे। तो वो इंसुलिन हमारा ब्लड में ही रहता है। सेल्स उसको नहीं लेते हैं ताकि वो ग्लूकोज से एनर्जी को चेंज कर सके। Here cells are become resistant to insulin. This patient is obese but will never show the sign of sugars in investigation like HbA1c हमेशा उसका 5.5-6 के रेंज में रहेगा। उसका FBS हमेशा 100-110 रहेगा। पीपी फास्टिंग जाएंगे 140-160 मिलेगी, तो हम वहां नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन हमें पकड़ना कहाँ है उसको, उसकी ईटिंग हैबिट से पकड़ना है। ऐसे पेशेंट्स को हमें ये सजेस्ट करना है कि खाना कम है और दौड़ना ज्यादा है, तो उनको वर्कआउट के लिए सजेस्ट करना है। और इसके अलावा उनको हम लाइफस्टाइल या अपना चीनी वाली चीजें, जैसे मैं जनरली 5-6 सफेद चीजें मना कर देती हूँ ऐसे पेशेंट्स को, जैसे कि
नमक, चीनी, मैदा, आलू, दूध और दूध से बनी चीजें। दिस इज द फर्स्ट स्टेज, दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। इफ यहाँ पे हमारे पास पेशेंट नहीं आया ओपीडी में, यहाँ हम उसको नहीं कैच कर पाए, तो पेशेंट एंटर्स इनटू द प्री डायबिटिक स्टेज वेयर द इंसुलिन नाउ स्टार्ट्स लोअरिंग। अगर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस पेशेंट के उसमें अगर हमारे पास कहीं इन्वेस्टिगेशन से उसकी इंसुलिन की रिपोर्ट आ जाएगी, तो वहां पे इंसुलिन हमेशा बढ़ा हुआ मिलेगा। लेकिन जब हमारा स्टेशन प्री डायबिटिक स्टेज में आ जाता है, तो वहां बढ़ी हुई या नॉर्मल हमें मिल सकती है। अगेन इस पेशेंट में भी HbA1c बॉर्डर लाइन मिलेगा। दूसरी चीज FBS और PPBS भी हमें बॉर्डर लाइन ही मिलेगा। नाउ हेयर इंसुलिन तो नॉर्मल मिला, कोई सिम्टम नहीं आएगा। बट अगेन द पेशेंट आपके पास बैठा है ओपीडी में, आप एक जनरल एग्जामिनेशन उसका करेंगे, बीपी चेक करेंगे, ग्लूकोमीटर से उस समय शुगर चेक कर लेंगे। रैंडम शुगर मोस्टली 160, 170, 180 के आसपास मिल जाती है हमें। फिर जब हम उसका HbA1c चेक कराएंगे, वो हमें 6 की रेंज में मिल जाएगा, 5.5, 6, 6.25 तक। तो वहां पे हम पेशेंट को बोल देंगे कि अब आप प्री डायबिटिक स्टेज पे हो। अब आपने अगर आपको यहाँ पे आपने लाइफस्टाइल नहीं चेंज किया, तो आप बहुत जल्दी डायबिटीज में लैंड अप कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द प्योर डायबिटिक स्टेज। अब इस स्टेज में क्या है, इंसुलिन जो कि एक एनाबॉलिक हार्मोन था, अब वो पैनक्रियाज ने बनाना बंद कर दिया, क्योंकि सेल्स उसको अपटेक नहीं कर रहे थे। हमारी बॉडी फीडबैक मैकेनिज्म से काम करती है। जब ब्लड में इंसुलिन बहुत था, तो अब ब्रेन से सिग्नल्स आना बंद हो गए और पैनक्रियाज ने इंसुलिन बनाना, बीटा सेल्स ने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया है। नाउ दिस इज द स्टेज when the patient has land up in diabetes type 2. Here the insulin in the serum decreases. यहाँ पे वो कम हो रहा है एनाबॉलिक हार्मोन होने के कारण। अब यहाँ पे हमारे पेशेंट का वेट फॉल हो रहा है। जरूरी नहीं है वो फैट लॉस करे, मोस्टली केसेस में यही देखा गया है कि ऐसे पेशेंट्स मसल लॉस करते हैं, क्योंकि विसरल फैट बना रहता है, बेली फैट बना रहता है, लूज उनके मसल्स होते हैं। नेक्स्ट इज यहाँ पे पेशेंट की थर्स्ट बहुत ज्यादा हो जाती है, यूरिन बहुत ज्यादा हो जाती है। कहीं कहीं हमको पेशेंट की ये कंप्लेन मिलने को मिलती है कि पैरों में नमनेस होने लग गई है, झुंझुनाहट सी फीलिंग हो रही है, और किसी किसी में ब्लड विजन आने लगता है। यानी कि वो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज में एंटर हो रहे हैं अब, जिसमें उनका न्यूरल सिस्टम भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, उनका आपका ये रेटिनोपैथी डेवलप हो रही है। सो दिस इज द diabetes type 2 stage 3. Next is diabetes type 2 with vascular complications. This is a यहाँ पे जो होता है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है पेशेंट को, उसने बिल्कुल अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज करा, दवाइयां खाई हैं लेकिन मीठा खाना नहीं छोड़ा है, और अब वो वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में आ चुका है हमारे पास। तो उसमें जो होएगा उसको स्ट्रोक, हार्ट डिसीज, हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर, CKD। जनरली जब हम पेशेंट देखते हैं अपनी ओपीडी में, तो वो ऑलरेडी CKD 2 स्टेज या 3 स्टेज में लैंड अप कर चुके होते हैं, बिकॉज वो दवाई तो खा रहे हैं लेकिन ग्लाइसेमिक मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। So this is what about was the diabetes के 4 stages. Now how to start with a patient in OPD, the 4 pillars of DM जिस पे हमें काम करना है, पेशेंट को कैसे एग्जामिन करना है और उसको आगे क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं। तो 4 पिलर्स हमारे DM के होते हैं। पहला ग्लाइसेमिक मैनेजमेंट, दूसरा ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट, तीसरा लिपिड मैनेजमेंट, और चौथा आपका उसका कार्डियोवास्कुलर और किडनी का मैनेजमेंट। नौ, जाहिर सी बात है शुगर, चीनी की बीमारी, इसमें ग्लाइसेमिक मैनेजमेंट तो हमें करना ही है। वो दवाइयां तो हमें देनी ही है जो ब्लड में शुगर को कम करें, विच आर वेरी वेल नोन इन होम्योपैथी। मेरे ख्याल से सब प्रैक्टिशनर्स प्रैक्टिस करते हैं, जिम्ना, एब्रोमा, सिफेलेंड्रा, साइजीजियम, देन यूरेनियम नाइट्रिकम। तो दिस इज प्राइमरली फॉर ग्लाइसेमिक मैनेजमेंट। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दवाइयां ही नहीं देनी है, पेशेंट को प्रॉपर गाइड भी करना है कि उनको चीनी बिल्कुल बंद कर देनी है अपने डायबिटीज में, अपने फूड में, अगर वो ऑलरेडी डायबिटीज में लैंड अप कर चुके हैं। ओके, सो ये 4 पिलर्स को मैनेज करते हुए हमें उसके साथ चलना है। नाउ इन एनीवन इन द ऑडियंस, कैन समवन टेल दैट व्हाई ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट इन शुगर पेशेंट्स? ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है?
कोई भी बता सकता है, कोई चैट में लिख आएगा? सकते हैं। प्लीज कोई आइए। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, या हमें शुगर के पेशेंट को जब भी हमारे पास क्लिनिक में बैठा है हमें कफ बांध के उसका बीपी क्यों नापना है, क्यों जरूरी है बीपी नापना? क्या ऐसी चीज है बॉडी में हो रही है कि उसका बीपी डिस्टर्ब हो रहा है? एनीवन प्लीज। किडनी फिल्ट्रेशन का इश्यू आता है यहाँ पे। हाँ जी। हम्म। कोई आएगा प्लीज सामने? कोई भी चैट बॉक्स पे भी लिख सकता है, लेट अस सी ना। चलिए। Insulin resistance, obesity, kidney damage, high हम्म। blood sugar level, मतलब होता है तो ये सब चीजें, और salt retention, I think. एग्जैक्टली exactly. चलिए, इसको आगे थोड़ा समझते हैं कि किडनी पेशेंट्स में बीपी क्यों बढ़ता है, या बीपी ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट क्यों है। जब भी आप देखते होंगे हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट आता है तो उसकी बीपी की किडनी शुगर की दवाइयों के साथ साथ साटन्स चलते हैं, जैसे टेल्मी साटन हो गया या कुछ हो गया, एक साटन ड्रग उसका हमेशा लगा हुआ होता है, जिसे हम भी बोलते हैं कि एकदम से नहीं बंद करना है, इसको हम ग्रेजुअली टेपर ऑफ करेंगे, क्योंकि वहां पे हमें भी अपने एक बीपी मैनेजमेंट की दवाई देना बहुत जरूरी होता है। द थिंग इज दैट कि जो शुगर होती है, बढ़ी हुई शुगर किडनी के माइक्रो वेसल्स को डैमेज करती है। वो वहां पे अ, आपका रास सिस्टम जो होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्ट्रिन सिस्टम, उस सिस्टम को शुगर इंसुलिन जो होता है ना वो बढ़ाता है, उसमें उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस वजह से ब्लड में सोडियम हमेशा ज्यादा बना रहता है, वो रीफिल्टर होके सोडियम वापस ब्लड में चला जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो सकता है। इस या और दूसरा रीजन इसका ये है कि आपका जीएफआर भी उसमें कम हो जाता है, अगेन बिकॉज ऑफ इंसुलिन प्लाज्मा एक्टिविटी बढ़ जाती है, रेनिन एक्टिविटी बढ़ जाती है, उसकी वजह से आपका जीएफआर भी कम होने लगता है। दिस इज ऑल्सो अ रीजन कि हमेशा ब्लड में सोडियम रहती है तो ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहता है। तो कभी भी डायबिटीज का पेशेंट क्लिनिक में आएगा, सबसे पहले उसको जो है हमें एक बीपी कप डेफिनेटली बांधना है और उसका बीपी डेफिनेटली चेक करना है। सेकेंड, जो हम उस पेशेंट के साथ चेकिंग एग्जामिनेशन में कर सकते हैं, दैट इज पल्स। नो वाई पल्स? पल्स से हम क्या देख सकते हैं? कैन वी ब्लड एग्जामिन? प्रेशर भी समझता है ना पल्स से? पल्स से हम वॉल्यूम चेक करेंगे, हाइपर वॉल्यूमिक पल्स तो नहीं है। अगेन सोडियम वाला ब्लड इज ऑलवेज हाइपर वॉल्यूमिक एंड टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया जनरली हमारे पास पेशेंट जो आ रहा है उसका ब्लड प्रेशर पल्स रेट जो होता है 80 तक होना चाहिए। हम हाफ मिनट चेक करते हैं, अगर 40-42 आ रहा है तो इट इज फाइन, वो 80-84 में। लेकिन टेकिकार्डिया अगेन बिकॉज माइक्रोवेसल्स डैमेज हो रहे हैं बढ़ी हुई शुगर के कारण, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि हमारा पेशेंट कहीं ना कहीं सीएडी में लैंड अप करने वाला है। तो हमको उसका पल्स भी डेफिनेटली चेक आपका पूछिए, पेशेंट से पूछिए कि आपको कहीं पुरानी चोट तो नहीं लगी है जिसका घाव अब तक भर नहीं पा रहा है, बिकॉज अगेन डायबिटिक फुट अल्सर्स आर वेरी कॉमन। पोडियोमेट्री के लिए भी हम पेशेंट को भेज सकते हैं। सेकेंड, हमको उसकी आंख ऐसे करके देखनी है, अनीमिया के लिए चेक करना है। वाई अनीमिया? अगेन द रीजन अगेन इज किडनी। किडनी की वजह से अनीमिया डेवलप होता ही है, आयरन फॉल होता ही है। जब भी पेशेंट हमारा सीकेडी का पेशेंट हमारे पास आएगा, मान लो डायबिटीज का पेशेंट नहीं है, सीकेडी का पेशेंट है, उसका अगर हमें हीमोग्लोबिन 10 मिल रहा है, 50 साल उसकी उम्र है, तो क्या ये हीमोग्लोबिन सही है? उस समय हमको क्या उसको आयरन के सप्लीमेंट्स और आयरन के लिए डाइट रिच आयरन रिच डाइट गाइड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? डेफिनेटली करनी चाहिए। 50 साल की एज में 10 हीमोग्लोबिन बहुत कम है। उस पेशेंट को भी हम डेफिनेटली एक आयरन सप्लीमेंट और आयरन रिच डाइट गाइड करेंगे, बिकॉज किडनी डायबिटीज के कारण उसमें सीकेडी डेवलप हो चुका है, और सीकेडी की वजह से उसमें कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन फॉल कर रहा है। तो ये 5 एग्जामिनेशन के बाद जब हमने पेशेंट को अपने पास लिटा के ही रखा है, तो हम सब लोग उसका यहाँ पे जेवीपी, दैट इज जगुलर वेन प्रेशर भी चेक करेंगे। नाउ अगेन दिस, बिकॉज ब्लड में सोडियम ज्यादा है तो हमें यहाँ पे जेवीपी स्वेलन दिखती है। बहुत वेल मार्क होता है ये कि आपको यहाँ पे जगुलर वेन जो होगी स्वेलन दिखेगी, बिकॉज सोडियम ज्यादा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है,
तो आपको हमेशा ही वो उभरी हुई दिखेगी, स्वेल्ड दिखेगी। उसके अलावा हम उसकी फेशियल पफिनेस चेक कर सकते हैं, फेस में कहीं पफिनेस तो नहीं है, या फिर पैरों में सूजन तो नहीं है। जेवीपी बड़े होने के कारण पैरों में सूजन भी बढ़ सकती है, सोडियम बड़ा होने के कारण अगेन वाटर रिटेंशन होता है और वो पैरों में सूजन भी बड़ी हो सकती है। फाइनली जब उसका एग्जामिनेशन करना है, क्योंकि हम सब डॉक्टर्स हैं, तो डेफिनेटली अपना स्टेथो उठा के हम एक बार उसके हार्ट साउंड्स भी सुनेंगे। वाई हार्ट साउंड्स? क्योंकि हो सकता है माइक्रो वेसल्स डैमेज होने की वजह से कभी हमारे पेशेंट को साइलेंट एमआई हुआ हो और उसकी वजह से हमें उसके मरमर सुनाई दे जाए, तो हर्ट साउंड सुनना भी इम्पोर्टेंट है। इतना करने के बाद आप एक न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी साथ साथ कर सकते हैं। उसमें आप पेशेंट से पूछ सकते हैं कि कभी आपको पैरों में झुंझुनाहट तो नहीं लगती है, आपको कभी बर्निंग सेंसेशन तो नहीं होता है, कभी नंबनेस तो नहीं होता है। ये एक छोटा सा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी हम साथ में परफॉर्म अपने पेशेंट के साथ कर सकते हैं। तो बेसिकली जब हमारे पास ओपीडी में डायबिटीज को लेके पेशेंट आया, तो हमने सिर्फ अपने असिस्टेंट से सुन के उसकी 300 शुगर है और 400 शुगर है सुन के सिर्फ उसको दवाइयां लिख के नहीं देना शुरू कर दिया, बल्कि हमने उसका एक प्रॉपर एग्जामिनेशन करा, जिसमें हमने सबसे पहले उसका ब्लड प्रेशर चेक करा, उसके फुट पैर में देख लिए अल्सर चेक करे, आंखें चेक करा ली, मुंह खोल के एनीमिया चेक करा लिया हार्ट पैलेट में। उसके अलावा हमने पल्स देख ली कि हाइपर वॉल्यूमिक और ट्रैकिकार्डिया तो हमें नहीं मिल रहा है। हमने न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर लिया, जगलर वेन प्रेशर देख लिया और स्टेथो लगा के अपने मरमर सुन लिए। हमने एक सीएडी कार्डियोवेस्कुलर डिसीज का भी हमने एक एग्जामिनेशन बना दिया। तो कहीं ना कहीं हमने पेशेंट को भी सेटिस्फाई कर लिया और अपनी भी एक तैयार कर ली लिस्ट कि हमें इसका क्या क्या कैसे कैसे मैनेज करना है। अगेन डायबिटीज इज अ डिसीज विच कैन ओनली बी मैनेज्ड, है ना। अगर वो डायबिटीज में लैंड अप कर चुका है तो सिर्फ मैनेजमेंट ही किया जा सकता है उसका। प्री इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टेज और प्री डायबिटिक स्टेज होती है जहां हम उसको रिवर्सल पे ले आ सकते हैं। लेकिन अगर हमारा पेशेंट डायबिटीज में लैंड अप कर चुका है या उसके यहाँ माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस आ चुके हैं, तो सिर्फ मैनेजमेंट किया जा सकता है उसको। ओके, अब इसके अलावा नाउ वी कम टू द इन्वेस्टिगेशन पॉइंट। ऐसे डायबिटीज पेशेंट्स के लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस कराए जाते हैं, उसमें मैं आपको 8 इन्वेस्टिगेशंस बताऊंगी। सबसे पहला सीबीसी, नेक्स्ट इज एसजीपीटी एसजीओटी, फिर आरएफटी, इलेक्ट्रोलाइट्स, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, यूरिन आरएम एंड यूरिन एसीआर। आई रिपीट अगेन, सीबीसी, एसजीपीटी एसजीओटी, HbA1c, RFT, इलेक्ट्रोलाइट्स, यूरिन आरएम, यूरिन एसीआर एंड लिपिड प्रोफाइल। हर इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट है। ये हमें बता सकता है कि हमारा डायबिटीज का पेशेंट कितना कॉम्प्लिकेट हो चुका है, एंड अगेन हमें उसका क्या क्या मैनेज करना है, कैसे उसको लाइफस्टाइल चेंज करने के इंस्ट्रक्शंस देने हैं। बट इसमें से कोई एक, अगर हमें कोई एक इन्वेस्टिगेशन चूज करना है, एक जांच चूज करनी है, तो वो क्या होगी जो हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जांच है? एनीवन इन द ऑडियंस जो हमारा सब कुछ क्लियर कर लेगा कि ये होनी चाहिए? HbA1c। ओके, और लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल, ठीक है मैम। और एफबीएस। यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन। एफबीएस फास्टिंग ब्लड शुगर, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर कोई पेशेंट को डायग्नोस करना है कि वो डायबिटिक है कि नहीं, तो सबसे पहले फास्टिंग ही देखते हैं। ओके, और ठीक है, चलिए इसका आंसर हम बाद में देते हैं। पहले हम सारी इन्वेस्टिगेशंस की इम्पोर्टेंस देखते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशंस इम्पोर्टेंट क्यों हैं और ये हमें क्यों सारी करानी है। सबसे पहले थी हमारी सीबीसी। सीबीसी से हमें दो चीजें पता चल जाएंगी, एक तो उसका हीमोग्लोबिन कि वो अनीमिया में है कि नहीं है पेशेंट, और दूसरा उसका टीएलसी काउंट। अगर कहीं बॉडी में अल्सरेशन है या कुछ है तो हमें डेफिनेटली टीएलसी काउंट बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ये हमने दो चीजें उसकी सीबीसी के थ्रू चेक कर ली। एसजीओटी एसजीपीटी, डायबिटीज में लिवर का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है, लेकिन तब भी हमारा एसजीओटी एसजीपीटी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो बढ़ी हुई शुगर है उसको ट्राइग्लिसराइड्स में चेंज करना और ग्लाइकोजन में चेंज करना लिवर का काम है। तो अगर बढ़ी हुई चीनी हमारे खून में बहुत ज्यादा बड़ी है तो ट्राइग्लिसराइड्स का काउंट बहुत बढ़ता है और पेशेंट हमारा
फैटी लिवर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में एंटर कर जाता है। इसके अलावा भी अगर वहां पे भी मैनेज नहीं हुआ, पेशेंट वहां पे भी नहीं रुका, तो वो नैश में चला जाता है, दैट इज नॉन अल्कोहलिक स्टेटियो हेपेटाइटिस। ओके, तो इसीलिए हमारे पास SGOT SGPT कॉमनली आप लोगों ने देखा भी होगा कि अगर HbA1c 11 12 13 आपके पास रिपोर्ट लेके आ रहा है पेशेंट, तो उसका SGOT SGPT हमेशा 100 80 या 120 की रेंज में ही मिलेगा हमेशा ही। तो SGOT SGPT भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज RFT, दैट इज रीनल फंक्शन टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी किडनी कितनी इफेक्ट हो चुकी है, किडनी में प्रोटीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एल्ब्यूमिन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देन अगर एक हमारे पास पेशेंट है ऑलरेडी डायबिटीज का, उसमें 1.8 और 2 का क्रिटेनिन भी ज्यादा है, और वहां पे हमें उसको उसकी भी मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ती है ताकि उसकी किडनी में और ज्यादा डैमेज ना आए। नेक्स्ट इज इंसुलिन, सॉरी नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंसुलिन जो होता है वो पोटेशियम को सेल के अंदर आने से प्रिवेंट करता है। जब इंसुलिन हमारे सेल को पोटेशियम को आने से प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से हाइपर कैलीमिया होती है, और हाइपर कैलीमिया से टेकिकार्डिया भी आती है। तो अगेन इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइट्स में हमें सोडियम भी पता चल जाता है कि सोडियम हमारा बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, और आपका हाइपर कैलीमिया है कि नहीं है, ये भी पता चल जाता है। नेक्स्ट इज HbA1c, जो हमारा अप्रोक्सीमेटली एवरेज ब्लड शुगर होता है 3 महीने का, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा लिपिड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल अगेन इज रिलेटेड टू ट्राइग्लिसराइड्स, जो काम हमारा लिवर कर रही थी। नेक्स्ट यूरिन आरएम। नाउ व्हाई यूरिन आरएम, इससे हमें कीटोसिस के बारे में पता चलता है कि कीटो एसिडोसिस हुआ है, स्टार्ट हुआ है कि नहीं, कि हमारी किडनी किस लेवल तक डैमेज हो चुकी है। तो उसके लिए हमें यूरिन आरएम करना है। एंड लास्ट इन्वेस्टिगेशन इज यूरिन ACR, दैट इज यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो। जनरली जो पेशेंट CKD 2 या 3 स्टेज में लैंड अप कर चुके होते हैं विद डायबिटीज, उनमें ये यूरिन ACR बढ़ा हुआ ही आता है। अब आते हैं हम अपने उस क्वेश्चन पे कि अगर इनमें से कोई एक इन्वेस्टिगेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल नहीं मिस करनी है, आपको करानी है, सो दैट इज कि यूरिन एक एंटी इंसुलिन करके भी टेस्ट आता है, एंटी इंसुलिन एंटीबॉडी टेस्ट। वो मैम वो भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन वो हर पेशेंट नहीं कराता, हर एक की पॉकेट हाँ। फ्रेंडली नहीं होता। और दूसरी चीज है, वो यहाँ से ज्यादा हमारा काम करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली स्टेज में, जहां हम पेशेंट को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं कि वो डायबिटीज में लैंड अप है कि नहीं है। क्योंकि तब उसका हमें HbA1c बढ़ा नहीं मिलेगा, उसका हमें FBS बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, PPBS बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा। और ऐसे पेशेंट का अगर हम कोई ग्लाइसेमिक मैनेजमेंट के लिए अगर हम ड्रग स्टार्ट करेंगे, अपने पास से कोई भी हम दवाई स्टार्ट करेंगे, तो हो सकता है पेशेंट ही ना एग्री करे उसको लेने के लिए। पेशेंट जनरली हमारे पास जब OPD में आते हैं, जब हम उनको देखते हैं, तो वो ऑलरेडी डायबिटीज टाइप 2 में लैंडेड होते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जो वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस के साथ नहीं आए हुए होते हैं, क्योंकि एलोपैथिक दवाई हर कोई खा रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो शुगर भी खा रहे होते हैं बराबर, मैदा भी खा रहे होते हैं, सब कुछ खा रहे होते हैं, तो ग्लाइसेमिक मैनेजमेंट नहीं होता है। और ग्लाइसेमिक मैनेजमेंट ना होने की वजह से ब्लड प्रेशर भी उसका फ्लक्चुएट करता है, यानी कि वो वेस्कुलर डिसऑर्डर में भी जा चुका है, CVA में भी जा चुका होता है कभी कभी, दैट इज सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट्स। ये हमें जिनको वर्टिगो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, या फिर जिनको आपको ब्लड विजन्स आना शुरू हो जाते हैं, तो रेटिनोपैथी की वजह से ब्लड विजन है, या फिर हमारा ऑप्टिक लोब ब्रेन का शुगर को रिस्पॉन्ड की वजह से वहां पे डैमेज आया है, ये सब फिर आगे का प्रोसेस होता है। तो वो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टेज का टेस्ट है, जहाँ पे हम पेशेंट को अगर पकड़ लें तो बहुत अच्छी बात है, वो डायबिटीज जैसी कॉम्प्लिकेटेड डिसीज में लैंड अप ही नहीं करेगा। Okay. So now with the investigations, urine RM is most important because urine RM is the only investigation which can tell about the complication which has been created. क्योंकि अगर किडनी कॉम्प्लिकेट हो, किडनी में डैमेज आ गया है, तो डेफिनेटली उसने हार्ट को भी ले ही लिया है। किडनी का डैमेज यानी कि सोडियम बढ़ गया, सोडियम बढ़ने की वजह से पोटेशियम भी बढ़ जा रहा है, और इसकी वजह से आपका हार्ट भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। तो यूरिन RM HbA1c के साथ साथ
एफबीएस के साथ साथ पेशेंट्स का यूरिन आरएम भी हमेशा हर 3 महीने में होते रहना चाहिए, और प्रोटीन लॉस बॉडी से नहीं होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द एंड ऑर्गन डैमेज, दैट इज ग्लूकोटॉक्सिसिटी। हमारा अल्टीमेटली जो ऑर्गन डैमेज आ जाता है वो होता है या तो मैक्रोवेस्कुलर डिसीज की वजह से या फिर माइक्रोवेस्कुलर। माइक्रोवेस्कुलर में आ गई सबसे पहले रेटिनोपैथी, आंखों में धुंधला दिखना या फिर पेन होना, ग्लूकोमा, बहुत ज्यादा आंखों में दर्द होना, तो वहां हमारा पेशेंट रेटिनोपैथी या आपका डायबिटिक उसमें इन्वॉल्व हो चुका है, उसको ग्लूकोमा डेवलप हो चुका है। ऐसे में डेफिनेटली वी नीड टू टेल आवर पेशेंट टू गो टू एन ophthalmologist and get investigated for the eye pressures, eye liquid pressure. Next is nephropathy. नेफ्रोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी को हम आरएफटी और यूरिन आरएम के थ्रू ही पकड़ सकते हैं कि हमारे पास पेशेंट में नेफ्रोपैथी डेवलप होना स्टार्ट हुई है कि नहीं। न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी में क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व हो जाती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेशेंट अपने आप ही शिकायत करने लगते हैं कि पैरों में झुंझुनाहट फीलिंग हो रही है, नमनेस हो रही है, या फिर चींटी काटने जैसा लगता है, तो दैट इज आपका न्यूरोपैथी। अगर मैक्रोवेस्कुलर डैमेज तक पहुंच गया है पेशेंट, तो उससे पहले उसको सबसे ज्यादा सीएडी, दैट इज कार्डियो आर्टेरियल डिसऑर्डर्स, उसमें हमें पेशेंट को डेफिनेटली एक ईसीजी करने के लिए भेजना चाहिए कि आप ईसीजी करो। जब हमको ब्लड प्रेशर अगर उस पेशेंट का 140 या 150 मिल रहा है सिस्टोलिक, तो एक उनको रूटीनल ईसीजी हर 6 महीने में एक ईसीजी, वी शुड राइट कि आप हर 6 महीने में एक ईसीजी कराइए, एक आप रेस्टिंग एको करा लीजिए। तो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर डायग्नोसिंग ऑफ सीएडी। सीवीए, दैट इज सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स, ऐसे पेशेंट्स में हेडेक्स बहुत ज्यादा रहना ऑल ऑफ अ सडन, कोई रीजन नहीं है, पहले कभी लाइफ में हेडेक नहीं रहा, जब से शुगर फ्लक्चुएट हो रही है तब से हेडेक्स रहने लग गए हैं, दिस कैन बी सीवीए। वहां पे हमें एक सीटी हेड डेफिनेटली पेशेंट का कराना चाहिए। सो दिस वाज द अबाउट डायबिटीज। नाउ कमिंग टू द होम्योपैथिक पार्ट। अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें तो प्लीज पूछ लें। एनीवन नीड्स टू आस्क समथिंग? मेरे ख्याल से मुझे ही पूछना पड़ेगा। हाँ जी सर, बिल्कुल, प्लीज 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 गो अहेड सर। मैंने ऐसा देखा है, जी सर। ऐसे कुछ एज ग्रुप में जो ब्लड शुगर लेवल होती है ना, जैसे फास्टिंग होती है 100 तक कंसिडर करते हैं, हम्म। एज ग्रुप बढ़ जाती है तो 110 पे, सॉरी 110 तक कंसिडर करते, फिर 130 तक, आफ्टर 50 130 140 तक भी कंसिडर करते। मुझे आजकल के ये देखा है तो उन्होंने बोला है कि ठीक है, वो तो पर्सनल इस पे डिपेंड करेगा कि ये मैटर नहीं करेगा कि तुम्हारी फास्टिंग कितनी जा रही है। ये मैटर करेगा कि तुम्हारी बॉडी, जो भी तुम खाना खाते हो, जो भी शुगर जाती है तुम्हारे अंदर, वो कितने टाइम में यूटिलाइज होती है। तो सर थोड़ा सा, हाँ जी सर, सर आप क्वेश्चन करिए प्लीज प्लीज, देन आई विल गो अहेड। क्वेश्चन यही है कि ये समझ नहीं पा रहे कि अभी एलोपैथी में तो लैब वैल्यू एक ठोक तरीके से देते हैं वो, वन हम्म 110 से लेके 130 40 तक ये होनी चाहिए, जैसे हम्म। अपर लिमिट लोअर लिमिट, है ना। तो तुम्हारा कहने का मतलब क्या क्या कहना चाहते हो इस बारे में? सर जितनी पुरानी डायबिटीज हो जाती है, इफ अवर पेशेंट हु इज हैविंग फास्टिंग ब्लड शुगर 130 बट इज डायबिटिक फ्रॉम पास्ट 10 years, तो उसके लिए 130 नॉर्मल है। बिकॉज जो वो मेटफॉर्मिन, ग्लिम्पराइड, सल्फोनामाइड, ये जो ड्रग्स वो खा के आ रहा है, वो ऑलरेडी बॉडी में इंसुलिन को सप्रेस कर रहे हैं, वो इंसुलिन को ज्यादा बनने से रोक रहे हैं क्योंकि उनको नहीं सेल को बचाना। नहीं, व्हाट यू आर सेइंग इज अबाउट हु आर ऑलरेडी डायबिटिक। हाँ, हु आर ऑलरेडी डायबिटिक, अब उनका हाँ, एज। और मैं जो बोल रहा हूँ ना, तुम लेबल नहीं कर सकते हो इवन इफ 120 और 125 130,
इज फास्टिंग शुगर। नहीं सर, तो वो कहीं ना कहीं हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टेज में तो नहीं है, पर वो प्री डायबिटिक स्टेज में है। वो बहुत सारे वो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि तुमने रात में क्या खाना खाया, कितने टाइम में खाना खाया, है ना। हाँ, क्योंकि सर फास्टिंग ब्लड शुगर के लिए 10 आवर्स की फास्टिंग मस्ट है, और हाँ, एक बैलेंस डाइट मस्ट है। इट्स नॉट कि आपकी डाइट सिर्फ कार्ब रिच हो, उस डाइट में फाइबर भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, एंड 10 आवर्स की फास्टिंग इज मस्ट। दिस इज राइट। द मस्ट क्राइटेरिया फॉर एफबीएस, फास्टिंग ब्लड शुगर, है ना, जो डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन कहती है। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन ने एज क्राइटेरिया फास्टिंग ब्लड शुगर, पीपी ब्लड शुगर में कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं डाला है। चाहे वो बच्चे हो 10 साल का, चाहे वो 60 प्लस का कोई एडल्ट हो, हाँ, फास्टिंग ब्लड शुगर शुड ऑलवेज बी विद इन 100 या 110। बस, दिस इज व्हाट डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन सेज। संजय, हाँ जी। संजय, जो तुम पूछ रहे हो ना कि एक एज फैक्टर के बाद डॉक्टर्स बोल नहीं, देते ये हैं कि अगर आपकी, अभी की जो भी रिसर्च हुई है ना, वो पढ़ा जी मैं मैंने सर। किधर तो भी, मैं अभी तुम्हारा ये सवाल समझ रिसेंट गई डेज हूँ। में। हाँ, मैं तुम्हारा सवाल समझी हूँ कि तुम ये पूछना चाह रहे हो कि जब शुगर का पेशेंट और उसको रह जाती है 15 साल शुगर, और एक एज में अभी आके, किसी किसी को क्या होता है कि चलो कुछ सालों तक समझो, पहले एक 4 साल 5 साल तक समझो, उसकी 110 तक आ गई। हाँ धीरे मैं वही धीरे समझ वो रही। बढ़ते बढ़ते 50 तक, वो 130 तक जा रही है या 135 तक जा रही है, तभी भी मैं वो ये उसी का ही करते आंसर हैं। उसी का ही आंसर बताती हूँ कि तुम वो ये जानना चाहते हो कि जब डॉक्टर्स उसका लेवल कर देते हैं कि आपका जी 130 तक भी ठीक है, हायर से हम्म। भी 10 ऊपर ठीक है, ये हम इसको नॉर्मल ले रहे हैं, तो तुम ये पूछ रहे हो कि क्या वो सही है, यही पूछ रहे हो ना। हाँ, वही, क्योंकि मैंने जो हाँ, अभी अभी के रिसेंट जी सर। इसमें पढ़ा ना। मैं उसी के आंसर पे आती हूँ। होता क्या है हाँ। कि जब कोई पेशेंट ना एक लंबे समय तक एक बीमारी से ग्रस्त होता है तो उसका वो ऑर्गन भी कुछ देर के लिए मतलब डैमेज होता है, और जब हम हम्म। उसको रिकवर करते हैं ना, उसकी सीवियरिटी तो निकल जाती है। जैसे हम सीआरएफ के केसेस में देखते हैं, क्रैट अगर 12-13 आता है, उसकी हाँ। सीवियरिटी निकल के एकदम से वो 7-8 डिजिट्स डाउन जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, किडनी के डैमेज की वजह से सीआरएफ बहुत स्लोली 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 डाउन जाता है। तो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, 3-4 भी हो जाए तो भी बेस्ट। तो ऐसे ही जो हमारे पास डायबिटीज के पेशेंट आते हैं जिनको 15 साल 20 साल तक डायबिटीज लिंगर ऑन कर गई है, और हम उनको बोले कि आपकी अगर फास्टिंग में 140-150 भी रहती है, इट्स ओके, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि वहां पे उसका पैंक्रियाज वर्किंग में नहीं है प्रॉपर, उसकी फिजियोलॉजी ही अच्छी नहीं है, फिजियोलॉजिकल एक्शन उसका प्रॉपर नहीं है। तो जब हम सीवीटी को निकाल के उसकी पैथोलॉजी पैंक्रिया की वापस लेके आते हैं ना, तो वो बहुत स्लो है। वही पॉसिबल। वही वहां पे एग्जैक्टली। जो प्रोग्रेस थी ना डिजीज का वो निकल गया, अब जो वापसी है उसकी बैक टू होम वो बड़ी स्लो होती है प्रॉपर फिजियोलॉजिकल एक्शन में, तो वो ऐसे बोल देते हैं। लेकिन हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन में रहता है संजय कि वो रिकवर कर सकती है अगर हम सिमलीवम टच कर दे, कॉन्स्टिट्यूशनल टच कर दे पेशेंट का प्रॉपर ना, तो नहीं वो रिकवर हो सकती है, मैडम, बट इट एक्चुअली टेक्स अ टाइम। रिवर्सिबल उनका मैम। उनका क्वेश्चन थोड़ा अलग है। एक्चुअली उनका क्वेश्चन ये है कि मतलब मुझे जितना समझ में आया, आई डोंट नो, आप बताइएगा मुझे सही है कि नहीं, मतलब आप कौन, आप सामने आइएगा, कौन? डॉक्टर वंदना बात कर रही हूँ। हाँ जी, उस पे आइएगा। मैम प्लीज टेक ऑन हाँ टू जी। योर हाँ, वीडियो। या तो मुझे जितना समझ में आया, उनका क्वेश्चन ये है कि पेशेंट फर्स्ट टाइम डायग्नोस हुआ है ना, शायद आपका नहीं, क्वेश्चन ये है कि डायग्नोस की फर्स्ट बात नहीं हो रही है। डायग्नोस भी नहीं हुआ, हाँ, हाँ, कि मतलब कोई फर्स्ट diagnosis टाइम। भी नहीं हो रही है। समझो किसी को लगा, या फिर ये ग्रेजुअल रेगुलर चेकअप कर रहे हैं, तो भी मतलब ये डायबिटिक नहीं है ऑलरेडी, हाँ है हाँ अच्छा, स्टिल डायबिटीज आफ्टर नहीं है। 30, तब उसको हम प्री 130 डायबिटिक में लेते उनको हैं। हाँ लेबल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हाँ। उसकी जो समझो शुगर लेवल अबव 80 तक जाती है पोस्ट मील, या 200 तक हम्म जाती है, और हम्म 1.5 घंटा 2 घंटे में वो 150 तक भी आती है ना, तो भी वो नॉर्मल हम्म बोलती। सर वहां पे ना, एक तो ये है कि वो पेशेंट ऑलरेडी डायबिटिक है, दिस पेशेंट इज डायबिटिक,
अब उसको हम प्री डायबिटिक में भी नहीं रख सकें। दूसरी चीज है, अगेन आई विल से कि उसके बाकी इन्वेस्टिगेशंस डेफिनेट कराने हैं, कि हमें बाकी ऑर्गन्स का देखना है। एसजीओटी एसजीपीटी अगेन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फैटी लिवर चेक करना है। देन यूरिन आरएम हमारा इंपॉर्टेंट है, वहां पे कीटोसिस तो नहीं है, प्रोटीन लॉस तो नहीं है, किडनी हमारी किस लेवल पे काम कर रही है। देन वी नीड टू गो फॉर एन ईसीजी विद द पेशेंट, एको विद द पेशेंट, हार्ट पे क्या क्या इफेक्ट आया है अगर उसको डायबिटीज है तो। बिकॉज अगेन आई से बढ़ी हुई चीनी, बढ़ी हुई शुगर इन द ब्लड विल डेफिनेटली सबसे पहले माइक्रो वेसल्स को इफेक्ट लेके आती है, और माइक्रो वेसल्स के इफेक्ट हमें न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी एज वेल एज पेरिफेरल नेफ्रोपैथी के फॉर्म में मिल ही जाते हैं। हम कहीं ना कहीं से उस पेशेंट को उठा के पकड़ सकते हैं कि आप डायबिटीज में लैंड अप कर रहे हैं, या आप अभी आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं, आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है, खाना कम है, भागना ज्यादा है। तो यहाँ से हम अगर उसको रोक पा रहे हैं डायबिटीज में एंटर करने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो एंटर हो जाएगा डायबिटीज में सर। ओके। है ना। तो सर वही है कि उसमें फिर बाकी इन्वेस्टिगेशंस को भी हमें देखना है कि बाकी हमारे सारे पैरामीटर्स क्या आ रहे हैं। डायबिटीज इज बोलने के लिए ये होता है कि चीनी है, मतलब इट्स ब्लड शुगर, बट इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिसीज विच इफेक्ट्स ब्रेन, विच इफेक्ट्स हार्ट, विच इफेक्ट्स किडनी, और फिर बाकी हमारा पेरिफेरल न्यूरोपैथी, न्यूरो नर्व्स को भी इफेक्ट करता है, वो बहुत बाद में आता है। सो दीज 4 डोमेन्स ऑफ डायबिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन चारों को मिला के ही वो होता है। एंड टू बी वेरी ट्रू सर, मेटफॉर्मिन प्री डायबिटिक स्टेज में भी एलोपैथिक डॉक्टर्स मेटफॉर्मिन स्टार्ट कर देते हैं कि आप एक मेटफॉर्मिन की गोली लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि और एक उनका सार्टन्स आप देखते होंगे जनरली हमारे पास प्री डायबिटिक वाले पेशेंट भी आते हैं जो एक टेल्मिसार्टन जरूर खाते हैं। टेल्मिसार्टन इज अ वेरी गुड ड्रग, ये खराब ड्रग नहीं होती है इफ इट इज टेकन एंड वेल मैनेजली टेकन। इसका सबसे पहला काम होता है कि ये प्रोटीन लॉस को रोकता है बॉडी से। दूसरा जो है ये यूरिया प्लेटलेट काउंट को मेंटेन रखता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, ये सेल्स में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस बन चुका है उसको ये कम करता है, हमारे सेल्स वापस पोटेंशियल हो जाते हैं उसको लेने के लिए। तो इसीलिए हम टेल्मिसार्टन, व्हाट आई डू इफ मेनी ऑफ माय पेशेंट इज ऑलरेडी ऑन सार्टन, तो मैं उसका सार्टन जल्दी बंद नहीं करती हूँ जब तक हम होम्योपैथी से उनका ब्लड प्रेशर पूरा अच्छे से मैनेज ना कर सके। है ना। जब हाँ, दिस आर फ्यू ड्रग्स जो हमें एकदम रैपिडली पेशेंट्स की बंद भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वो उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा डैमेज और कॉज करेगी, माइक्रो वेसल्स को और डैमेज कॉज करेगी जो उससे सही चलने। मेटफॉर्मिन भी ऐसे ही होता है सर, हम सल्फोनामाइड बंद कर सकते हैं, हम ग्लिम्पराइड बंद कर सकते हैं पेशेंट की, लेकिन हम मेटफॉर्मिन पे उसको हमेशा रखे रहेंगे, मेटफॉर्मिन कभी बंद नहीं कर सकते हैं लेकिन जब उससे तक किडनी तो जाती है ना, हमारी किडनी की फंक्शन खराब होती है डे बाय डे। जैसे 5 साल 10 साल के बाद वो सर डिटोरेट उतना लंबा मेटफॉर्मिन चल ही नहीं पाती है। अगर पेशेंट का डायबिटीज बढ़ता जा रहा है, उसका ग्लाइसेमिक मैनेजमेंट नहीं है, तो वो ग्लिम्पराइड और सल्फोनामाइड पे आना ही पड़ता है उसको, फिर उसके बाद वो इंसुलिन पे चला ही जाता है। अगर शुगर वहां रुक गई, मेटफॉर्मिन ने रोक दी, तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको आगे की ड्रग्स पे आना ही पड़ता है सर। वो ग्लाइसेमिक मैनेजमेंट है कि एक्चुअली क्या होता है, पेशेंट की मेंटालिटी ये होती है कि हम दवा खा रहे हैं, चलो थोड़ा सा गाजर का हलवा खा लेते हैं, दवा तो खा ही रहे हैं, थोड़ा सा आइसक्रीम खा लेते हैं, आधी मैंगो खा लेते हैं। तो एक हमारे पेशेंट की हम सोच को भी नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि शुगर इन एनी फॉर्म इज पॉइजन फॉर डायबिटिक पेशेंट। अगर आप डायबिटीज में लैंड अप कर चुके हैं तो शुगर इन एनी फॉर्म, फिर चाहे आप जहर की एक बूंद लें चाहे पूरी बोतल लें, जहर अपना काम शरीर में करके ही जाएगी। तो वो चीज पेशेंट को समझा पाना थोड़ा सा जो होता है डिफिकल्ट होता है, या पेशेंट जितनी देर हमारे पास ओपीडी में बैठा है उतनी देर तो समझ जाता है, लेकिन जब वो अपने सोसाइटी में आ जाता है तो कहीं ना कहीं प्रेशर की वजह से भी वो कुछ ना कुछ मीठा खा लेता है। तो और क्वेश्चन किसी का, एनीवन एल्स? किसी ने पूछा है कि मैम होम्योपैथी रिवर्स कर सकती है क्या? सर डिपेंड, ये जो भी क्वेश्चन है इनका, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लिकेशंस, कितना कॉम्प्लिकेट कर चुकी है, कितने ऑर्गन्स को डैमेज और किस लेवल तक डैमेज कर चुकी है डायबिटीज। प्री डायबिटिक और इंसुलिन स्टेज में आई डू से कि हम रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस आ चुके हैं डायबिटीज में तो वहां पे रिवर्स करना इज रियली वेरी डिफिकल्ट।
पेशेंट को भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड लाइफ जीनी पड़ती है। बहुत वो खाने पीने पे बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। वर्कआउट बहुत ज्यादा करना पड़ता है। ज्यादा कैलोरीज बर्न करनी है, कम कंज्यूम करनी है। तो दिस इज द स्टेज। लेकिन हाँ, वी कैन मैनेज इट एट एन इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टेज एंड प्री डायबिटिक स्टेज। बहुत इजीली हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। ओके। कुछ और सवाल और भी हैं। जी। वो एक कोई तो है माइजम का पूछा सी किसी ने। पेप्टाइड, नहीं शुरू से ले लो। सी पेप्टाइड टेस्ट क्वेश्चन मार्क में डाला हुआ है, ये कब करना है? ओके मैम। मैम ये भी आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टेज या प्री डायबिटिक स्टेज के टेस्ट है मैम, ये सब। सी पेप्टाइड टेस्ट टाइप 1 टाइप 2 को डिस्टिंग्विश करता है, खास करके टाइप 1 में। और दूसरा आया क्वेश्चन, इज जेनेटिक टाइप 1 डायबिटीज क्योरेबल, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज? टाइप 1 इज नॉट क्योरेबल, क्योंकि टाइप 1 में तो बीटा सेल्स है ही नहीं, या बीटा सेल्स जो भी हैं वो इनएक्टिव है, इंसुलिन बन ही नहीं रहा है बॉडी में। वो जीन ही नहीं है बॉडी में जिसकी वजह से बीटा सेल्स इंसुलिन को सिक्रीट कर सके। और ये ऑटोइम्यून डिजीज है। जी। अभी है होम्योपैथिक रिवर्सिबल डायबिटीज, यस इट इज रिवर्स करती है आपको। मैम कैन वी स्टॉप एमलॉर्पस? एम्लोप्रेस का आप रीजन आउट फाइंड आउट करिए कि डॉक्टर ने क्यों स्टार्ट करी है एम्लोप्रेस। एम्लोप्रेस जनरली जो होता है, जब हमारे पास बहुत डिफरेंस होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर में, तभी एम्लोप्रेस स्टार्ट की जाती है। तो आप पहले उसको मैनेज करिए। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में जो डिफरेंस आ रहा है, अगर वो 70 या 80 से ज्यादा का डिफरेंस होता है तो वहां पे एम्लोप्रेस स्टार्ट की जाती है। तो उसको हमें देख के ही उसके बाद ही स्टॉप करना है। वी नीड टू फाइंड आउट कि एकदम से, अगेन आई विल से, कि कोई भी एलोपैथिक ड्रग जिस पे पेशेंट डिपेंडेंट है, टेपर ऑफ हमेशा किया जाता है, ऑल ऑफ अ सडन नहीं स्टॉप किया जाता है। यू स्टार्ट अप विथ योर होम्योपैथिक मेडिसिन, कीप मॉनिटरिंग योर पेशेंट एंड ग्रेजुअली आप उसको स्टॉप कर लीजिए। एक डॉक्टर एस एस भारद्वाज हमारे आज साथ हैं। भारद्वाज सर प्लीज, आप बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, प्लीज सामने आइएगा सर। उनका सवाल आया है कि अगर एट्रोफी ऑफ पैंक्रियाज है और साथ में डायबिटीज हो गया हुआ है, देन? If constitutional remedy can work on it, then really constitutional remedies में एट्रोफिक चेंजेस को वापस ठीक होते हुए बहुत देखा गया है। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स इस चीजों को सपोर्ट भी करते हैं, अगर आप देखेंगे तो। सो यस, डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कैन डू मिरेकल्स। बाकी अगर एट्रोफिक चेंजेस हैं पैनक्रियाज में, तो अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिवर्स डायबिटीज इन दैट। यू सर ओनली आप तो कैन खुद मैनेज खुद इट। रेमेडी। मास्टर हैं थेरापेटिक्स के, और फिर भी मैं बताती हूँ कि अगर इसके लिए ऑर्गन एफिनिटी चाहिए तो हमको वो मेडिसिन देखनी है कि जो पैंक्रियास पे ज्यादा काम करे। तो आयरस वर इज द रेमेडी। चल चल आपने फिर खाली। भी आयरस। आप, हाँ आयरस वर, बोरिक हम्म। में देखिएगा, मर्फी में देखिएगा, मिल जाएगी ये, है ना। एग्जैक्टली। और डाइटरी, कपिल गुप्ता डाइटरी मैनेजमेंट्स। डेफिनेटली आई कम टू द डाइटरी। अल्टीमेटली हमें अपने पर्चे पे क्या लिख के पेशेंट को देना है, आई कम टू दैट पॉइंट। इधर तक के उसको जो क्वेश्चंस है वो मेरे ख्याल से मैम हो गए हैं। तो अब हम थेराप्स पे आए, होम्योपैथिक थेरापेटिक पार्ट पे। एक बेटा और है मैम, समटाइम्स वी सी एफबीएस वेरी हाई एंड पीपी नॉर्मल और लो, व्हाट्स द कॉज? एफबीएस वेरी हाई है तो आप पेशेंट को गाइड करिए कि आपको रात में क्या खाना है और कितने घंटे की फास्टिंग करनी है, उसके बाद रिपीट कराइए एफबीएस। तब भी अगर ज्यादा आ रहा है एफबीएस, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्लीप साइकिल के साथ डिस्टरबेंस है, स्ट्रेस है, जिसकी वजह से इंसुलिन आपका बॉडी में अगेन इंसुलिन कम सिक्रीट हो रहा है। सबसे पहले तो जनरली यही देखा है कि अगर रात में हम प्रॉपर को पेशेंट को प्रॉपरली डाइट गाइड कर लें कि क्या खा के सोना और कितने घंटे की फास्टिंग होती है, तो जब वो रिपीट कराते हैं एफबीएस, तो उसमें हमें पकड़ में आ जाता है कि डायबिटिक में है पेशेंट की नहीं है। एक और आया, पीआरडब्ल्यू डायबिटिक स्टेज एफबीएस हाई। आप सामने आइएगा डॉक्टर वंदना, डॉक्टर वंदना प्लीज। बता रहे बोलो। चलिए आप कंटिन्यू कीजिए रोली। डॉक्टर ओली एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी, हाँ जी, श्योर मैम। अरे डायबिटीज वालों को बहुत ज्यादा लगती है।
तो वो हाँ जी। उसके लिए डायबिटिक वालों को भूख बहुत ज्यादा लगती है, खाना खाने के बावजूद भी लगता है कि खाना तो खाया ही नहीं। वो लोग हाँ क्या करें? मैम, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली स्टेज में है। देखिए, इंसुलिन इज ओके। एन एनाबॉलिक हार्मोन। दिस हम्म। अभी वो डायबिटीज में लैंड अप नहीं करा है। डायबिटीज में जब वो लैंड अप कर जाएंगे तो उनको भूख कम लगेगी। वो ओके। इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टेज में है। हम्म। वहां पे उनको भूख इसलिए ज्यादा लग रही है क्योंकि सेल इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो वो उसका ग्लूकोज को सॉल्यूशन क्या मेटाबोलाइज है? नहीं कर रहा है। हाँ जी। उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका कि कंट्रोल सॉल्यूशन भी नहीं है पाते कि हालांकि। खाइए कम। द थिंग है। इज दैट जैसे ही हम खाना खा रहे हैं, हमारी हम्म। बॉडी इंसुलिन निकाल रही है, लेकिन हम्म। सेल उस इंसुलिन को नहीं ले रहा है। हम्म। उसका यही है एक इलाज कि आप अपना खाने को मैनेज करिए। शॉर्ट शॉर्ट हम्म। इंटरवल्स में शॉर्ट शॉर्ट मील्स लीजिए और हम्म। वर्क अपना बना लीजिए। वॉक करना ऐड कर लीजिए। ओके। 40 मिनट्स ब्रिस्क वॉक इज वेरी मस्ट। ओके। ठीक है, थैंक यू। ओके, नाउ कमिंग टू द थेरेपेटिक स्मार्ट वेल नोन ड्रग्स जो मेरे ख्याल से सभी लोग यूज करते हैं। द नंबर वन इज साइजीजियम जम्बोलेनम, मदर टिंचर के फॉर्म पे। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका। पेशेंट का FBS, PPBS और इनफैक्ट RBS भी पेशेंट खुद ही देखते हैं, अपना घर में चेक कर लेते हैं। ग्रेजुअली करते करते वो कम होने लगता है। तो ये तो वंडर ड्रग का काम करती है। इसके अलावा सिपेलेंट्रा, जिम्ना, बहुत ज्यादा ड्रग्स की डिटेल में इनकी नहीं जाएंगे बिकॉज ये मोस्ट ऑफ हम लोग ये यूज ही करते हैं। जैसे अब हमारे पास पेशेंट है डायबिटीज का विद एल्बुनीरिया, तो उसमें हम हेलोनियाज दे सकते हैं इस पेशेंट को अलोंग विथ डायबिटिक ड्रग्स। जो हमारा साइजीजियम और वो चल ही रहा है, उसके साथ हम हेलोनियाज इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर पेशेंट की एपेटाइट बहुत ज्यादा है, एक बार उसका थायराइड प्रोफाइल भी करा लीजिएगा। पेशेंट की यहाँ पे जो ड्रग्स चलेंगी वो आयोडिनम और यूरेनियम नाइट्रिकम चलती हैं, जिसमें उसको डाइटरी मैनेजमेंट, रेवेनस एपेटाइट आयोडीन में वैसे भी बहुत नोन है आयोडिनम में, तो वो हम दे सकते हैं। अगर हमारे पास पेशेंट्स में बॉयल्स बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट बॉयल्स हो रहे हैं या जो बॉयल हुए हैं वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, उसके वो बने ही हुए हैं या एक ठीक भी नहीं हुआ अगला फिर निकल आया, तो एंथ्रासाइनम या फिर इंसुलाइनम ड्रग उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को इस ड्रग से ठीक करे हैं बॉयल्स उनके, कि जहाँ डायबिटिक है पेशेंट और आपको बॉयल्स नहीं ठीक हुए। इनफैक्ट फुट अल्सर्स में भी एंथ्रासाइनम बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। नेक्स्ट इज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। अगर पेशेंट को आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, ऑरम मेटालिकम बहुत अच्छा रोल देती है। पेशेंट को आपके डायबिटीज है और पेशेंट इमैक्युलेटेड है, बहुत दुबला पतला है, क्यूप्रमेट और नेट्रम सल्फ अ वेरी गुड रोल। यूरिन बहुत फ्रीक्वेंट है, बहुत क्यूपस है, विंसीटॉक्सिनम ऑफिसिनालिस, ये आपको सेंट जॉर्ज में मिलेगी, सेंट जॉर्ज पैथ में मिलेगी। ये ड्रग बहुत अच्छी ड्रग है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा सरसा पैरेला भी दे देती है, कॉस्टिकम भी अच्छा रिजल्ट दे देती है। बट दिस इज अ वेल इंडिकेटेड ड्रग। मेरे 2-3 केसेस जहाँ पे इन ड्रग्स ने काम नहीं किया था तो मैंने इसको मंगा के दिया है, विंसीटॉक्सिनम ऑफिसिनालिस। नेक्स्ट एक बहुत अच्छी ड्रग जो कि मैंने थोड़े दिन पहले एक डायबिटीज पेशेंट को दी है और जिससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था, स्पेशली उनके ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट में। दैट इज ये सारोथेमस स्कॉर्पिरम। हाँ, दिस वॉज अ वेरी गुड ड्रग। पेशेंट टेलमीसार्टन ऑलरेडी ले रहा था, इसके अलावा वो डायबिटिक ड्रग्स पे थे ही। दिन में एक बार इंसुलिन लेते थे 12 यूनिट, लेकिन फिर भी उनका ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल हो रहा था। ब्लड प्रेशर हमेशा ही 140 150 रहता था सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक की बात करें तो वो हमेशा ही 100 के ऊपर आता था। वो जब भी हर बार मेरे पास OPD में आते थे उनकी यही एक कंप्लेन रहती थी। मैं चेक करती थी, यही मिलता था हमेशा। देन आई वॉज लुकिंग आउट क्या करना है, राहुल प्रिया ने काम नहीं करा, क्रेटेगस ने काम नहीं करा, तो आई जस्ट केम अक्रॉस दिस ड्रग ऑन इन बोरिक, दैट इज Sarothemus scoparium, and this was a wonder drug। वहां से धीरे धीरे करके सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ने ही बहुत अच्छा काम किया। एक और है कार्ल्सबैड एक्वा। दिस ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट ओबेसिटी विद डायबिटीज।
दिस इज अगेन अ वेरी गुड ड्रग, क्योंकि हम पेशेंट को बोल रहे हैं कि अपनी वेस्ट लाइन कम करो, बेली फैट को कम करो, विस्टल फैट को कम करो। तो यहाँ पे हमारे पास कार्लसबेड एक्वा एक ड्रग होती है, ओबेसिटी पे भी काम करती है, डायबिटीज पे भी काम करती है, जो उसको छोटा बहुत गाउट हो रहा है उस पे भी काम करती है। So these are the few drugs which you can add in your prescription along with the regular drugs which you give for diabetes like Cyazyrium, Cipelentra, Gymna, Abroma, Uranium Nitricum. You can of course add it. मैम लास्ट Constitution मेडिसिन का नाम बता दीजिएगा प्लीज, रिपीट कर दीजिएगा Carlsbad लास्ट मेडिसिन। Aqua. Okay, it's Carlsbad मैम Aqua. मैम स्पेलिंग? मैं इसको चैट बॉक्स पे लिख देती हूँ सर। ठीक है ठीक है। या मैम मेरे हमेशा ना मॉर्निंग फास्टिंग शुगर ज्यादा रहती है। कितने वो समय से है वन सर शुगर आपको? शुगर हो गया एटलीस्ट 10 इयर्स। अभी आप अभी कोरोना के बाद थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इंसुलिन 2 टाइम इंसुलिन लेने के बाद भी। ओके, रात में आप कितना यूनिट लेते हैं सर? 14, मॉर्निंग ओके, में 16। आप रात में जब लेते हैं सर इंसुलिन, उससे पहले अपनी शुगर टेस्ट करते हैं कितनी आती है? क्योंकि नहीं, इंसुलिन मॉर्निंग में हमेशा मैंने शुगर मॉर्निंग में कही है तो 165, 185, इवन 205 ऐसे रहती है। सर एक बार आप रात का डोज लेने से पहले अपनी शुगर टेस्ट करिएगा कितनी आ रही है वो, और उसके बाद आप इंसुलिन का अपना यूनिट जो है, आप जिन भी डायबिटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर रहे हैं उसको रिडिफाइन कराइएगा सर। वही डोसेज आपका कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है सर। एक जो कार्स्लेवेट आपने बोला है, इसको पोटेंसी कौन सी है तो और मदर कितना टिंचर लेना है? सर, लो मदर पोटेंसी टिंचर। मदर टिंचर और 3x इफ यू कैन गेट। अगेन ये सारे ड्रग्स सर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे सेंट जॉर्ज में, सेंट जॉर्ज पैथ करके है, उसी में मिलते हैं मोस्टली सर ये। ये बेली फैट के लिए है? हाँ, विसरल फैट, एग्जैक्टली सर, विसरल फैट पे विद डायबिटीज। आप डायबिटीज के जो ड्रग्स ले रहे हैं वो आपके साथ साथ चलते रहेंगे, एंड अलोंग विद दिस यू कैन ऐड दिस। मैम उसमें एक डायबिटीज वालों ने मॉर्निंग में एक मेडिसिन दिया हुआ है, 7 mg इम्पोर्टेड मेडिसिन है वो। उसका नाम है, अगर आप 1 मिनट रहते हैं तो मैं एक कराती हूँ। डेफिनेटली आई लुक इनटू इट। एक्चुअली माय हस्बैंड इज एन डायबिटोलॉजिस्ट, तो इसीलिए कहाँ पर है, कहाँ पे है मैम? फरीदाबाद में है सर हम। फरीदाबाद। तो वो एलोपैथिक डॉक्टर है मैम? एग्जैक्टली, ही इज एन एलोपैथिक डॉक्टर, इसीलिए डायबिटीज मेरा शुरू से ही बहुत फेवरेट टॉपिक रहा। रायबेल्सिस, रायबेल्सिस मैम, रायबेल्सिस 7 mg। ओके सर, इसमें ग्लिम्पराइड होगी ना सर? इसमें मॉर्निंग में लेना है एक टेबलेट 7 mg। इससे कह रहे हैं कि भूख थोड़ा कम लगेगी और शुगर भी कंट्रोल होगा, वेट भी कंट्रोल होगा। तो ये मैं एटलीस्ट 6 मंथ से ले रही हूँ। ओके ओके सर। 6 मंथ सर से लिया। आई जस्ट कम टू इट विद यू। आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर लीजिएगा, आई डेफिनेटली कम बैक टू यू। ओके। ओके, सो दीज आर द फ्यू डॉक्टर ड्रग्स। गौरली, जी मैम। एक क्वेश्चन है, जो आपने विंसी मेडिसिन बताई थी, वो क्या रीजन क्या था उसका, क्या कब प्रिस्क्राइब करनी है? मैम विंसी जब टॉक्स। फ्रीक्वेंट यूरिन है, बहुत फ्रीक्वेंट यूरिन है, उसमें हमें यूरिन ओके। का रीजन आउट करना पड़ता है कि डायबिटीज की वजह से ही यूरिन ज्यादा है। स्पेशली मेल पेशेंट है तो उसमें हमें फिर प्रोस्टेट देखना पड़ता है या यूटीआई चेकआउट करनी पड़ती है। तो अगर हमें ठीक कहीं है। और कुछ नहीं मिल रहा है और डायबिटीज इज द ओनली रीजन, देन विंसी टॉक्सिकम ऑक्सिनालिस गिव्स रिजल्ट। ओके मैम। ओके, सो नाउ फाइनली कमेंसिंग पार्ट। जब हम अपने पेशेंट को अपना एक प्रिस्क्रिप्शन बना के देंगे तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज रहेगी, सबसे पहला रहेगा डेफिनेटली दवाई कैसे खानी है और लाइफस्टाइल चेंजेस क्या करने हैं। अपार्ट फ्रॉम इट जो एक बहुत जरूरी चीज है वो हमें पेशेंट को समझानी है, सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। इट्स नॉट, हमेशा यही नहीं है कि पेशेंट की शुगर ज्यादा है, कभी कभी हमारा पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में भी लैंड अप कर सकता है। उसमें उसको क्या सिम्टम्स आएंगे वो हमें समझाने हैं। घबराहट होने लगेगी, हाथ पैर हिलने लगेंगे, या फिर आपको एकदम से बेचैनी सी फील होने लगेगी। तो हाइपोग्लाइसीमिया को हमें इसको एक्सप्लेन करना है। आजकल कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग बैंड्स आ गए हैं जो हाथ में लगा के यूज करते हैं। स्पेशली वो लोग यूज करते हैं जिनको वेट लॉस करना होता है, कि कब बॉडी में खाने की जरूरत है, तो उसमें एक मोबाइल पे ऐप होती है, उसमें वो इंडिकेट करके आ जाता है कि नाउ योर बॉडी इज इन
नीड सम फूड, कुछ कार्ब्स चाहिए। तो बहुत सारे लोग अब डायबिटीज वाले सीजीएम जो कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग apparatus है, एक बैंड की तरह होता है, यहाँ पे बांध के उसको रखते हैं। तो वो आपको हाइपोग्लाइसीमिया स्टेट पे बता देता है पेशेंट को कि अब हम हाइपोग्लाइसीमिया में आ रहे हैं, तो कुछ चीनी खाओ। पेशेंट को हमें ये भी सजेस्ट करना है कि अपने पास हमेशा कोई कैंडी या फिर एक शुगर क्यूब अपने पास हमेशा रखा करें, क्योंकि कभी भी हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट आ सकती है पेशेंट के अंदर। सेकंड, उसको एक डायबिटिक डाइट चार्ट देना है, सारे क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। वही अगेन आई रिपीट, मैं जनरली 5 चीजें पेशेंट को, सफेद चीजें मना करती हूँ ना खाने के लिए या बहुत कम खाने के लिए: सॉल्ट, शुगर, देन मैदा, आलू, दूध एंड दूध की बनी चीजें। बिकॉज दूध और दूध की बनी चीजों में भी कार्ब बहुत ज्यादा होता है। तो आई आस्क पेशेंट्स टू अवॉइड देम और ईट देम ओनली व्हेन नेसेसरी। सॉल्ट एक दिन में 5 ग्राम से ज्यादा नहीं, दिस इज व्हाट आई सजेस्ट टू माय पेशेंट। इसके अलावा दूसरी चीज जो हम पेशेंट को बता सकते हैं, एकदम प्लेट भर के एक बार में नहीं खाना खाना है। हमेशा यू शुड कीप योर 25% स्टमक एम्प्टी एंड टेक स्मॉल मील्स इन स्मॉल इंटरवल्स। लेकिन एक एक घंटे में भी कुछ नहीं खाना है, 2 से 3 घंटे की गैप में खाना है। ऐड करनी है बहुत सारी सैलेड अपनी डाइट में, एंड उसके अलावा स्मॉल मील्स इन स्मॉल इंटरवल्स इज द मस्ट थिंग। लिक्विड इनटेक को बढ़ा देना है। Liquid is again not only water, you can add soups, you can add some juices in your diet। 4 फल जो मैं अपने पेशेंट्स को मना करती हूँ डायबिटीज के पेशेंट्स को, वो होता है आपका आम, अंगूर, चीकू और सीताफल, कस्टर्ड एप्पल। These 4 fruits have very high glycemic index, ये मैं मना कर देती हूँ। दूसरा, कॉर्नफ्लेक्स, इनका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है, दिस आई स्टॉप विद द पेशेंट्स। उसको बहुत ज्यादा प्रोटीन, बहुत ज्यादा भी प्रोटीन नहीं, मतलब प्रोटीन रिच और फाइबर रिच चीजों पे हमको लेके आना होता है ऐसे पेशेंट को। और प्लस 40 मिनट्स टू 50 मिनट्स ब्रिस्क वॉक एवरी डे इज मस्ट। ओके, सो दैट्स इट। कोई और क्वेश्चन किसी का? एनी मोर क्वेश्चन मैम फ्रॉम एनीवन? मैम प्लीज पुट इट जैसे ऑन मैं द चैट। रेबेलसेल एम्प्टी स्टमक रेबेलसेल दे रही हूँ, उसके साथ ये ले सकते हैं कार्ब्स मदर टिंचर, हाँ और सर, कितनी बिल्कुल बार सर, लेना आई है? गिव यू अ कॉल पर्सनली सर। आप मैं अपना नंबर लिख देती हूँ चैट बॉक्स पे, आई गिव यू अ कॉल सर। ओके। मैम एंथ्रासिनम 30 में देना है, हाँ जी। डायबिटिक अल्सर 30 में। आई सी व्हेन इट इज कमिंग टू थेरापेटिक्स, वी आर नॉट वर्किंग ऑन द मेंटल्स, तो हम जितना लो पोटेंसी, जितना मटेरियल डोज देंगे ना, उतना ही हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एग्रावेशन की चांसेस कम होती हैं। ओके 3x और 6x समथिंग। हाँ, 3C, 6C, 30C, दिस इज गुड ना। रोली, आप अपना नंबर बोल दो बेटा, इफ पॉसिबल। हाँ जी मैम, श्योरली, इवन आई एम राइटिंग इट ऑन द चैट ऑल्सो। क्योंकि एट वो नाइन 8920 171 940। 171 नहीं, आई थिंक 172 लिखा है तुमने। हाँ मैम, वो गड़बड़ हो गया, मैं उसको दोबारा लिख रही हूँ। 171 940। ओके, आई एम 8920 171 940 इज माई नंबर। प्लीज डू कॉन्टैक्ट अगर कुछ भी क्वेरीज हैं किसी की भी। तो दैट्स इट। जब भी पेशेंट आए डायबिटीज का, जो उसको हमें क्लिनिक में देखना है उसको जरूर ध्यान में रखना है। बीपी चेक करना है, आंखें चेक करनी है, पैलर चेक करना है, डायबिटिक फुट अल्सर चेक करने हैं, जीबीपी लेना है, न्यूरोपैथी के सिम्टम्स पूछने हैं। दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वी कैन डू इन द विद द पेशेंट, और उसको हम कॉम्प्लिकेशंस में एंटर करने से बचा सकते हैं, रोक सकते हैं, लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशंस एंड विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स। हाँ जी, बहुत अच्छा रहा। लेकिन थैंक एक यू बहुत सर। इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ। आपने तो बिल्कुल। बोला बोला कि जो पेशेंट हमारे पास आती, हाँ लेकिन कई सारे डॉक्टर्स है वो खुद को इग्नोर करके पेशेंट को अच्छी तरह से देखते हैं। हाँ, दिस इज ट्रू सर। हाँ? उसके लिए हम कहते हैं, जैसे ये डेयर ग्रुप है ना, अपने सिम्टम्स इसमें डालिए, एक दूसरे से पूछे, क्योंकि एक ये कहावत है सर कि अपना इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता है। तो उसके लिए यही है सर कि आपस में एक दूसरे से डिस्कस करते रहे चीजों को, तो अरे ये क्या उसको हो गया? इसलिए
डॉक्टरों ने भी अपनी खुद की देख रेख करनी बहुत जरूरी है। खान बिल्कुल सर। पान की एक एज होने के बाद ऑटोमेटिकली तुम्हारी डाइट कम होनी चाहिए। हम देखते हाँ। हैं, जैसे एज ग्रो करती है तो इनकी एक एक चपाती बढ़ती जाती है। पहले एक डेढ़ एक होती है, फिर डेढ़ होती है, फिर दो होती है, तीन, फिर पांच। 50 के बाद अगर 5 चपाती खाएगा तो क्या होगा? बिल्कुल सर। वही है सर, वही है ना कि कभी भी 100% पेट फुल नहीं करना है, 25% खाली रखना है। और फिर जब वो वापस से वो हो जाए, जब हमको वापस से फील हो कि 75% खाली हो चुका है, तब वापस उसको भरना है। ना पूरा खाली होने देना है, ना पूरा भरना है। पूरा भर के तो खा ही नहीं सकते, वो तो डाइजेस्ट भी नहीं होगा ये कंडीशन में। बिल्कुल सर। वो तो उससे जो इफेक्ट रिकॉर्डिंग होना है वो तो अलग से रिकॉर्डिंग्स होगा, मांग रहे हैं। लेकिन डाइजेशन खराब हो जाएगा वो अलग से। वो अलग है सर, वो गैस्ट्राइटिस आ जाती है फिर कहीं ना कहीं, फिर वो हो जाता है ना। राइट। बिल्कुल सर। ओके। तो चलो, बहुत ठीक है अच्छा रिकॉर्डिंग्स मैम। लगा। मांग रहे हैं कुछ जी डॉक्टर्स, तो मैम। रिकॉर्डिंग डेफिनेटली हमारे यूट्यूब चैनल पर आएंगी। डॉक्टर संजय थोड़ा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं उनके, तो बस एक दो दिन और फिर वो वापसी देना शुरू करेंगे एक एक करके। आप वहां पे मिल जाएंगी आपको, नहीं तो अगर आपको आज के आज ही चाहिए सेशन, तो आप हमारे लाइव देख सकते हैं, वहां पे हमेशा रहता है। फेसबुक पर जाइएगा, डेयर पेज को आप लाइक भी कीजिएगा, वहां पे सारे सेशंस पड़े हुए हैं। थैंक यू ऑडियंस, थोड़ा थैंक यू सा ओली। थैंक यू यूट्यूब मैम। अपलोड के लिए डिले हो रहा है मेरी हाँ तबीयत के लिए, तो बिल्कुल सर। उसके लिए क्षमस्ता। अरे नहीं नहीं। जैसे दो ओके। दो सेशंस, तीन तीन सेशन डिले हो रहे। कोई बात नहीं, फेसबुक पे पड़ा हुआ है सारा मैटर। हाँ जी तो सर, ये बिल्कुल। फेसबुक सेशन पे जितने तो है। जूम पर आ रहे हैं, ये एफबी पर भी जा रहे हैं, एफबी पर लाइव हो रहा है सारा सेशन, वहां से आप ले सकते हैं। दो चार दिन में और लगेंगे, लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आएगा ये सारा कुछ। यूट्यूब पे भी आ जाएगा एक दो दिन में। वैसे तो मुझे अगर बोर होने लगा तो वैसे भी कर सकता हूँ, लेकिन ठंड में ऐसे बैठना भी नहीं हो रहा है। हाँ बिल्कुल, इट्स वेरी गुड, इट्स और मुझे ये बहुत। समझ नहीं आ रहा है कि ठंड अंदर से है या बाहर से है। तो सर आप भी कुछ इन्वेस्टिगेशंस करा लीजिए, तो कौन सा बुखार है ये पकड़ में आ जाएगा। नहीं, चलिए रॉली, थैंक इन्वेस्टिगेशन यू। करा ली है ना, यूटीआई। ओके सर। यूटीआई। हाँ, यूटीआई है। इट विल टेक टाइम। लेकिन ठंड की वजह से अभी सर्दी भी हो रही है 6 दिन के बाद। हम्म। हम्म। चलिए, थैंक यू डॉक्टर रॉली। थैंक यू तो मैम। ऑडियंस, कल मिलते हैं नए डॉक्टर नए टॉपिक के साथ, साथ बने रहिएगा। हमारी कोशिशें सफल आपके साथ ही होंगी। अगर आप इंटरेस्ट दिखाते हैं तो हमारा भी अंदर से इंटरेस्ट जागता है कि हम बेहतर डॉक्टर्स को लेके आए अपने प्लेटफॉर्म पर। और जो और भी डॉक्टर्स हैं, दिसंबर सेशंस के बाद भी हमारा ये जूम कंटिन्यू रहेगा, लेकिन ये डेली वाला नहीं रहेगा। वीकली। उसके बाद भी जो लोग इंटरेस्टेड है जूम सेशंस होल्ड करने के लिए, तो प्लीज वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर भी नीचे फ्लैश हो रहा है, फिर भी मैं बोलती हूँ, 9814966919। मुझे ये कांटेक्ट अच्छा है, कीजिएगा। तुम्हारे नाम के या साथ नंबर भी है। हाँ, तो डॉक्टर संजय को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जूम सेशंस वही देखते हैं मोस्टली। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू मैम, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन। एक मिनट, मैं फेसबुक पहले बंद करूं। ओके, फेसबुक बंद हो गया है, इसको भी बंद करूं। हाँ जी, हाँ जी।